कल्पना कीजिए, एक ऐसे कमांडर की जो इतना निर्दयी था कि उसने प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी शक्ति रोम के दिल को हिला दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रणनीति और साहस ने युद्धों को किंवदंतियों में बदल दिया और जिसका नाम आज भी आतंक और प्रशंसा का प्रतीक है। वह है हन्निबल बारका, कार्थेज का सैन्य प्रतिभा, जिसने रोमन शक्ति को चुनौती देने का साहस किया और लगभग पश्चिमी दुनिया की किस्मत को बदल दिया। खतरनाक पहाड़ों, खूनी युद्धों और इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाले निर्णयों की इस महाकाव्य यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे हन्निबल ने लगभग रोम को नष्ट कर दिया, उसके विजय, उसकी हार और वह विरासत जो उसने पीढ़ियों के लिए छोड़ी हमारे साथ अंत तक बने रहें और साहस, रणनीति और दृढ़ संकल्प की इस कहानी में डूब जाएं जो सदियों से गूंज रही है। चलिए शुरू करते हैं। एक साम्राज्य का उदय। प्राचीन रोमनों ने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की स्थापना की। हालांकि यह प्रभुत्व शांतिपूर्वक नहीं बना था। एक अत्यधिक अनुशासित सैन्य प्रणाली का उपयोग करते हुए रोमनों ने राज्यों, विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। कई लोगों ने लैटिन आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए सेनाएं संगठित की, लेकिन वे रोम गणराज्य का सामना करने में असमर्थ थे, जो अपने नियंत्रण में लगातार बढ़ते क्षेत्रों और शहरों से कभी संतुष्ट नहीं होता था। रोम का विस्तार की प्यास असीमित लग रही थी और उसकी अवरोधक मार्च को कुछ भी नहीं रोक सकता था। यह हम सभी के सोचने के लिए कुछ है ना? एक ऐसी दुनिया में जीना कैसा होगा जहां रोम का विस्तार कभी नहीं रुका? एक ऐसी दुनिया जहां रोमन सेनाएं हर कोने पर राज करती हैं। चलिए इस संभावना का पता लगाते हैं और इस निरंतर विस्तार के परिणामों को समझते हैं। कार्थेज का उदय। लेकिन रोम एकमात्र उभरती हुई सैन्य शक्ति नहीं थी। उत्तरी अफ्रीका में स्थित भव्य शहर कार्थेज भूमध्य सागर के समुद्री मार्गों के नियंत्रण में दृढ़ और संप्रभु बना रहा। लगभग 814 ई.पू. में फोनिशियाई उपनिवेशवादियों द्वारा स्थापित कार्थेज ने तेजी से शक्ति और वैभव में वृद्धि की। कार्थाजिनियों ने सिसिली और सार्डिनिया के द्वीपों में अन्य शहरों की स्थापना की, अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों के लोगों को अधीन कर लिया। कार्थेज का प्रभाव भूमध्य सागर में फैल गया, जिससे एक व्यापारिक और सैन्य साम्राज्य का निर्माण हुआ जो रोम का प्रतिद्वंद्वी था। इस पर विचार करें, अगर कार्थेज ने रोम को जीत लिया होता तो क्या होता? आइए मिलकर इस संभावना के परिणामों की खोज करें। प्यूनिक युद्धों की शुरुआत। भूमध्य सागर पर कार्थेज का नियंत्रण रोमन विजय को प्रभावित कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों शक्तियों के बीच सशस्त्र संघर्ष हुए। इन संघर्षों ने प्यूनिक युद्धों की शुरुआत की। पहला प्यूनिक युद्ध 264-241 ई.पू. मुख्य रूप से नौसैनिक था, जिससे रोमियों को कार्थाजिनियों का सामना करने के लिए एक बड़ा बेड़ा बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिसिली में भी स्थलीय युद्ध हुए, जो व्यापार के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। एगेट्स द्वीपों की लड़ाई में रोमन विजय के साथ कार्थाजिनियों को सिसिली और अन्य क्षेत्रों से बाहर निकाल दिया गया, जिससे उनके भूमध्य सागरीय प्रभुत्व को एक बड़ा झटका लगा। इस पर विचार करें, क्या आप उस समय रोम और कार्थेज के बीच तनाव की कल्पना कर सकते हैं? भूमध्य सागर एक निरंतर युद्ध का मैदान था। आइए देखें कि इसने भविष्य को कैसे आकार दिया। हैमिल्कार का अविश्वास और महत्वाकांक्षा। अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कार्थेज ने रोम को भूमध्य सागर में वाणिज्य का अधिकार देने वाली एक संधि की। इस संधि ने लोगों के बीच निरंतर अविश्वास पैदा किया और रोमन सीनेट लगातार अधिक कर और क्षेत्र की मांग करता रहा, जिससे कार्थेज का गौरव आहत हुआ। तब जनरल हैमिल्कार बारका ने कार्थेज के लिए नई भूमि जीतने के लिए इबेरियन प्रायद्वीप पर आक्रमण करने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। हैमिल्कार ने पहले प्यूनिक युद्ध में अंतिम युद्धों में भाग लिया और कार्थेज के सहयोगी शहरों में भाड़े के सैनिकों के विद्रोह का सामना किया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक संधि का अपमान वास्तव में किसी राष्ट्र को बदला लेने के लिए प्रेरित कर सकता है? हैमिल्कार की कहानी हमें दिखाती है कि यह कितना प्रभावी हो सकता है। आइए देखें कि इसने कार्थेज को कैसे प्रभावित किया। हन्निबल बारका, एक किंवदंती का जन्म। हैमिल्कार ने इबेरियन जनजातियों को हराया, चांदी और टिन से
समृद्ध विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे कार्थेज के लिए आय के नए स्रोत मिले। उनका नाम प्रशंसा के साथ लिया गया, लेकिन रोमनों का अविश्वास भी उत्पन्न हुआ। हैमिल्कार ने अपने बेटे हनिबल बारका को रोमनों पर कभी भरोसा न करने का निर्देश दिया। हनिबल एक दृढ़ निश्चयी और साहसी युवा, इतिहास के महानतम जनरलों में से एक के रूप में जाना जाएगा। उनका नाम साहस और सैन्य रणनीति का पर्याय बनकर सदियों तक गूंजता रहेगा। यह हमें एक वादे के प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अविश्वास और घृणा ने हनिबल के चरित्र को कैसे आकार दिया? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? आइए उनके अद्वितीय दिमाग का अन्वेषण करें। रक्त की शपथ। कहा जाता है कि 9 साल की उम्र में हनिबल ने अपने पिता के साथ रोम को नष्ट करने की कसम खाई थी। अपने बचपन के दौरान उन्होंने यूनानी और स्पार्टन शिक्षकों के साथ दर्शन और सैन्य रणनीति का अध्ययन किया, अलेक्जेंडर महान की उपलब्धियों से प्रेरित होकर। शिक्षा ने हनिबल को एक सुसंस्कृत और विभिन्न विषयों में निपुण व्यक्ति बना दिया, जो उनकी सैन्य करियर के लिए उपयोगी था। वह न केवल एक सैन्य नेता के रूप में, बल्कि एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए, जो अपने दुश्मनों के आंदोलनों का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम थे। यह शपथ हमें विचार करने पर मजबूर करती है। क्या आपने कभी ऐसी कसम खाई है जिसने आपके भविष्य को आकार दिया हो? हनिबल के जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में सोचें। आइए देखें कि उन्होंने अपनी शपथ को कैसे पूरा किया। हैमिल्कार की विरासत और हनिबल का उदय। 228 ईसा पूर्व में अपने पिता हैमिल्कार की मृत्यु ने हनिबल का जीवन बदल दिया। कुछ वर्षों बाद 26 साल की उम्र में हनिबल को कार्थाजिनियन सेना का कमांडर चुना गया। अपने सैनिकों द्वारा सम्मानित हनिबल ने अपने पिता के अभियानों को जारी रखा, इबेरियाई जनजातियों को हराया और कार्थेज के लिए नए शहरों पर कब्जा किया। उनकी प्रसिद्धि फैल गई और रोम के सीनेट के कानों तक पहुंची, जिन्होंने उनके कदमों पर नजर रखनी शुरू कर दी। हनिबल का उदय रोमनों के बीच भय का कारण बना, जो उन्हें अपनी शक्ति के लिए एक बढ़ती हुई धमकी के रूप में देखते थे। इस पर विचार करें। क्या एक नेता की प्रतिष्ठा उसके सेना जितनी शक्तिशाली हथियार हो सकती है? आइए जानें कि हनिबल की प्रतिष्ठा ने रोम को कैसे प्रभावित किया। सगुंटम की घेराबंदी। इबेरियाई प्रायद्वीप में नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए रोम ने सगुंटम के साथ एक गठबंधन बनाया, जो वर्तमान वेलेंसिया, स्पेन में है। रोमन रणनीति ने हनिबल को क्रोधित कर दिया, जिसने 8 महीने की घेराबंदी के बाद शहर पर कब्जा कर लिया। रोम और कार्थेज के बीच युद्ध को फिर से शुरू कर दिया। रोम ने सगुंटम की वापसी और बड़ी मात्रा में चांदी की मांग की, लेकिन कार्थाजिनियाई, जो रोमन खजाने को खिलाने से तंग आ चुके थे, ने युद्ध का चयन किया। लोकप्रिय समर्थन के साथ हनिबल ने दूसरी प्यूनिक युद्ध शुरू किया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या आपने कभी देखा है कि एक रणनीतिक गठबंधन ने एक बड़े संघर्ष को जन्म दिया हो? आइए देखें कि इसने एक महाकाव्य युद्ध कैसे शुरू किया। आल्प्स पर मार्च। हनिबल जानता था कि रोम कमजोर प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने स्पेन और गॉल के दक्षिण से होकर रोम पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। हनिबल ने घोड़ों, ऊंटों और 40 युद्ध हाथियों के साथ एक सेना का गठन किया और 218 ईसा पूर्व की वसंत के अंत में लंबी यात्रा शुरू की। उसने इबेरिया में अपने भाई असद्रुबाल को सैनिकों की कमान सौंपी। 90,000 से अधिक योद्धाओं की सेना के बावजूद हनिबल जानता था कि रोम को हराने के लिए उसे और अधिक सैनिकों की आवश्यकता होगी। उसने इबेरियाई और गैलिक भाड़े के सैनिकों को भर्ती करने के लिए संदेशवाहकों को भेजा। कई जनजातियों ने इनकार कर दिया, फिर भी लगभग 40,000 गोल्स हनिबल की सेना में शामिल हो गए। हनिबल की यह यात्रा सैन्य इतिहास में सबसे साहसी अभियानों में से एक थी, एक महाकाव्य यात्रा जिसने सभी संभावनाओं को चुनौती दी। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आल्प्स को एक सेना के साथ पार करने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत होती है? आइए देखें कि हनिबल ने इस विशाल चुनौती को कैसे पार किया। एल्प्स का सामना। जब रोमनों को विशाल सेना के बारे में पता चला, तो उन्होंने भूमध्य सागर की तटरेखा पर एक रक्षा पंक्ति संगठित की। हनिबल ने रोडान नदी की घाटी के माध्यम से अपने रास्ते को बदल दिया, जिससे उसे नए गैलिक समर्थक मिले। दृढ़ निश्चयी
हनीबल अपने अभियान की सबसे बड़ी बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार था, एल्प्स। इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और खतरनाक यात्राओं में से एक की शुरुआत करते हुए हनीबल ने 218 ईसा पूर्व के पतझड़ में अपनी सेना का नेतृत्व एल्प्स के माध्यम से किया। उन्होंने ठंड और पहाड़ों की कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन हनीबल पीछे नहीं हटा। उन्होंने गॉल्स को नियुक्त किया, जो धोखेबाज मार्गों को जानते थे। हालांकि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि सर्दी उन्हें प्रभावित करेगी। यह कुछ सोचने की बात है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप कितनी दूर जाएंगे, यह जानते हुए कि आपके सामने विशाल चुनौतियां हैं। आइए हनीबल की महाकाव्य यात्रा के साथ चलें। इटली पहुंचना। 16 दिनों की यात्रा के बाद कार्थाजियन सेना उत्तरी इटली पहुंची। कठोर परिस्थितियों के कारण अपनी लगभग आधी सेना खो चुकी थी। उन्होंने पादाना मैदान में एक शिविर स्थापित किया, जहां हनीबल ने अपने सैनिकों को आराम करने की अनुमति दी। यह जानते हुए कि दुश्मन उनकी स्थिति का पता लगा लेंगे, हनीबल ने क्षेत्र की गैलिक जनजातियों के बीच नए सहयोगियों को भर्ती करने के लिए दूत भेजे। हनीबल की दृढ़ता और नेतृत्व ने उनके सैनिकों को प्रेरित किया, जो अपने नेता के साथ अंत तक जाने के लिए तैयार थे। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, कठिन परिस्थितियों में भी किसी नेता का अनुसरण करने के लिए क्या प्रेरित करता है। चलिए हनीबल के नेतृत्व के पीछे की प्रेरणा को समझते हैं। रोम में आतंक। कार्थाजियन सेना की निकटता ने रोम में आतंक फैला दिया। रोमन सीनेट ने जल्दी से इबेरियन प्रायद्वीप और सिसिली में स्थित सेनाओं को बुलाया। सबसे पहले पहुंचने वाली सेना जनरल पब्लियो कॉर्नेलियो सिपियो के नेतृत्व में टिसिनो की लड़ाई में हनीबल का सामना किया, जहां हनीबल ने एक बड़ी जीत हासिल की। हनीबल की अपनी सेना को कमांड करने और युद्ध क्षेत्र का फायदा उठाने की क्षमता ने इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पर विचार करते हुए तनाव और अनिश्चितता के क्षणों में नेतृत्व कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं कि हनीबल ने इन परिस्थितियों का कैसे सामना किया। ट्रेबिया पर घात। दिसंबर 218 ईसा पूर्व में हनीबल ने ट्रेबिया की लड़ाई लड़ी। रोमनों को कीचड़ वाले इलाके में घात लगाकर हमला किया। अचानक हमले से चकित रोमनों को पीछे हटना पड़ा। इस जीत ने हनीबल के लिए और समर्थक लाए, जिससे उनके पास रोम की घेराबंदी के लिए पर्याप्त संख्या में सैनिक हो गए। आश्चर्यजनक है ना? क्या आपने सोचा है कि कैसे आश्चर्य और रणनीति युद्ध में पासा पलट सकते हैं? आइए देखें कि हनीबल ने इसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया। ओ कनैस का नरसंहार। 216 ईसा पूर्व में हनीबल ने रोम का सामना किया और काना की निर्णायक लड़ाई लड़ी। संख्यात्मक रूप से कमजोर होने के बावजूद हनीबल ने रोमनों को घेर लिया, जिससे इतिहास के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक हुआ। 50,000 रोमन सैनिक मारे गए और 20 नियासता ज़ारबंदी बनाए गए। काना की लड़ाई को रोम की सबसे बड़ी हार माना जाता है और आज भी सैन्य अधिकारी इसका अध्ययन करते हैं। हनीबल ने अद्वितीय सामरिक क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे रोमन सेनाओं का विनाश हुआ। क्या आप इतनी विनाशकारी हार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं? आइए इस लड़ाई के परिणामों का विश्लेषण करें। घातक हिचकिचाहट। कानास के बाद कुछ भी हनीबल को रोम पर मार्च करने से रोक नहीं सकता था, लेकिन उसने एहतियात के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। छापामार हमलों और लॉजिस्टिक चुनौतियों से डरते हुए उसके कमांडर महारबल ने हनीबल की आलोचना करते हुए कहा, आप जीतना जानते हैं हनीबल, लेकिन आप जीत का उपयोग नहीं करना जानते। रोम ने तेजी से नए सेनाओं का गठन किया और सीधे संघर्ष से बचा। रोम पर सीधे आक्रमण करने में हनीबल की हिचकिचाहट सैन्य इतिहास में सबसे ज्यादा बहस किए गए निर्णयों में से एक थी। इस पर विचार करें। ऐसी कठिनाइयों के निर्णय आप कैसे लेते हैं जो स्थिति का पाठ्यक्रम बदल सकते हैं? आइए देखें कि हनीबल की हिचकिचाहट ने उसके भाग्य को कैसे प्रभावित किया। हनीबल का पतन। हनीबल ने कार्थेज का समर्थन खोना शुरू कर दिया, जो युद्ध से थक चुका था। वह लगातार समर्थन और आपूर्ति की मांग करता था, लेकिन कार्थेज हमेशा सकारात्मक उत्तर नहीं देता था। हनीबल ने छोटे शहरों जैसे कापुआ और टारेंटो को जीत लिया, लेकिन उसका अभियान अस्थिर होता जा रहा था। हर हार के बाद रोम के पुनर्गठन की क्षमता ने रोमन लोगों की दृढ़ता और संकल्प को दिखाया।
लगभग 15 वर्षों तक लड़ने के बाद हनीबल को 203 ई पू में कार्थेज वापस बुला लिया गया। कार्थेज को हनीबल की जरूरत थी ताकि वह रोमन जनरल स्किपियो अफ्रीकनस से शहर की रक्षा कर सके, जो पास के शहरों पर हमला कर रहा था। हनीबल स्किपियो की ख्याति को जानता था, जो एक खतरनाक और अनुभवी प्रतिद्वंद्वी था। दोनों महान जनरलों के बीच टकराव अनिवार्य था। इस पर विचार करें, एक नेता के लिए अपने समर्थन को टूटते हुए देखना कैसा होता है, जबकि वह अभी भी अपने लक्ष्यों के लिए लड़ रहा हो। आइए देखें कि हनीबल ने इस स्थिति से कैसे निपटा। जामा में अंतिम संघर्ष। 202 ईसा पूर्व में हनीबल और स्किपियो का सामना जामा की लड़ाई में हुआ। हनीबल ने युद्ध हाथियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन स्किपियो ने तुरही से उन्हें दूर भगा दिया। कार्थाजिनियाई घुड़सवार सेना पराजित हो गई और रोमन पैदल सेना ने विजय प्राप्त की। यह पराजय कार्थाज की रोम को हराने की आखिरी उम्मीदों का अंत थी। अब सोचें, जब आपकी आखिरी जीत की संभावना हाथ से निकल जाए तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। देखें कि हनीबल ने अपनी अंतिम पराजय का सामना कैसे किया। हैनिबल की विरासत। कार्थेज लौटने पर हैनिबल ने रोम द्वारा लगाई गई कठोर शर्तों को स्वीकार कर लिया, जिससे दूसरा प्यूनिक युद्ध समाप्त हो गया। कार्थेज रोम की अनुमति के बिना युद्ध नहीं कर सकता था, हाथियों को प्रशिक्षित नहीं कर सकता था और न ही जहाजों का निर्माण कर सकता था। रोम द्वारा लगाई गई शर्तों ने यह सुनिश्चित किया कि कार्थेज फिर कभी महत्वपूर्ण खतरा नहीं बनेगा। 46 वर्ष की आयु में हैनिबल ने राजनीति में प्रवेश किया। वर्षों बाद अफवाहें फैलीं कि हैनिबल एंटियोकस त्राई के संपर्क में था, जो रोम का शत्रु था। हैनिबल निर्वासन में भाग गया, कई शहरों की यात्रा करता रहा और रोमनों द्वारा लगातार पीछा किया जाता रहा। उसने अपने अंतिम वर्ष एशिया माइनर में बिताए, जहां वह संभवतः 143 और 181 ईसा पूर्व के बीच आत्महत्या कर चुका था। निर्वासन में भी हैनिबल की छाया रोम पर मंडराती रही, जिसने कभी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। यह सोचने की बात है, ऐसा जीवन कैसा होगा जहां आपको एक ऐसे दुश्मन से लगातार भागना पड़े जो कभी हार नहीं मानता। देखें कि हैनिबल ने इस अथक पीछा का सामना कैसे किया। हनीबाल की अमरता। रवाना होने से पहले हनीबाल ने एक पत्र छोड़ा। आइए हम रोमनों की चिंता को कम करें, क्योंकि वे मानते हैं कि एक बूढ़े आदमी की मौत का इंतजार करना मुश्किल है। हनीबाल का रोमन संस्कृति पर प्रभाव सदियों तक बना रहा। हनीबाल दरवाजे पर है, अभिव्यक्ति संकट की प्रत्याशा का प्रतीक है। हनीबाल एक पौराणिक व्यक्ति बन गया, एक ऐसा प्रतीक जो रोम ने सामना किया खतरे और भय का। दूसरी प्यूनिक युद्ध ने रोमनों को नवोन्मेषी रणनीतियों के महत्व को सिखाया। हनीबाल की कहानी ने किताबों, फिल्मों और वृत्तचित्रों को प्रेरित किया और उनका जीवन अद्भुत क्षणों से भरा हुआ है, जो प्रशंसा के साथ याद किया जाता है। हनीबाल नेतृत्व और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह का एक उदाहरण है। अगर उसने रोम को जीत लिया होता तो उसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया होता। हनीबाल बारका की यात्रा दृढ़ता और सैन्य कौशल की शक्ति की गवाही है। एक कहानी जो साहस और दुस्साहस के उदाहरण के रूप में समय के साथ गूंजती है। उनकी विरासत के बारे में सोचते हुए, क्या आपको लगता है कि एक नेता का प्रभाव केवल जीत से ही मापा जाता है या उसकी छोड़ी गई स्थायी विरासत से भी? विचार करें कि कैसे हनीबाल की कहानी सदियों के माध्यम से गूंजती रही। अंतिम विचार। हनीबल बारका की आकर्षक और रोमांचक यात्रा को जानने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, इस कहानी के किस क्षण ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? क्या वह अल्प्स के माध्यम से यात्रा के दौरान था, विनाशकारी कैनाई की लड़ाई में, या शायद अंतिम दिनों तक हनीबल का पीछा करने के प्रयास में? कौन सा प्रश्न आपके साथ सबसे अधिक गूंजता है और वीडियो के दौरान सबसे अधिक अर्थपूर्ण बना? नीचे अपनी टिप्पणी छोड़ें, अपने विचार साझा करें और हमें बताएं कि हनीबल बारका की कहानी ने आपको कैसे प्रेरित किया या भावनात्मक रूप से छू लिया। आपका जुड़ाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस महान रणनीतिकार की याद को जीवित रखने में मदद करता है, जिसने हमेशा के लिए इतिहास को चिह्नित किया। इसके अलावा हम आपके बारे में और जानना चाहते हैं। क्या आप इस वीडियो को देखने से पहले हनीबल की कहानी जानते थे? क्या आपको किसी विशेष विवरण से आश्चर्य हुआ? इस कहानी को जानकर आपको सबसे अधिक क्या अच्छा लगा? और अंत में,
प्राचीन रोम के किस चरित्र को आप हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे? नीचे अपनी सभी राय और सुझाव दें। हम यह सुनने के लिए उत्सुक हैं कि आप क्या सोचते हैं और इस ऐतिहासिक अन्वेषण यात्रा को एक साथ जारी रखना चाहते हैं।